हेलो दोस्तों, कॉफी विद खान में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में जो शख्सियत तशरीफ लाई है उनका नाम है राजा रहबर। एक ऐसा खामोश समाजी खिदमतगार जो बिना किसी मफाद के लोगों की खिदमत में लगा रहता है, जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा करता है, अपना मकाम रखता है पूरे बांद्रा एरिया में। हर आदमी उनको एक इज्जत की निगाह से देखता है। तो दोस्तों, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो बिना किसी मफाद के समाज की खिदमत करते हैं, लोगों की खिदमत में अपनी जिंदगी वक्फ कर देते हैं। ऐसी शख्सियत को हमने आज हमारे स्टूडियो में बुलाया है, राजा रहबर साहब को। हम जानेंगे उनसे उनकी जिंदगी की कहानी, उन्हीं की जबानी की किस वजह से वो इस तरह की खिदमत अंजाम देने पर मजबूर हुए। तो आइए मिलते हैं राजा रहबर साहब से। वहां पर 2004 में अचानक एक दिन आग लग गई रात में। हजार घर हो गए उस वक्त, ऐसी गश्ती को आग लगाई गई। वो तो पता चला बाद में कि वो एक पूरी साजिश थी। कभी ऐसा सोचा नहीं था कि बांद्रा जैसे इलाके में भी इस तरीके से पानी भरेगा। नहीं, उनको ऐसा था कि भाई काम करो नहीं करो वोट हमको ही आएगा। मैंने नोटिस किया था, सबसे इम्पोर्टेंट करप्शन नोटिस किया था। बोले ये बंदा जो है नगर सेवक, बोले पूरी बंबई में सबसे ज्यादा लीड से जीत के आएगा। ये गवर्नमेंट तो उन्हीं की थी, 2 बड़े पोस्ट तो उन्हीं के पास। बहुत सताए मुझे, मेरे काम में जाके उद्घाटन उन लोग कर देते थे। कोरियर से मेरे घर पार्सल आते थे, खोला जाता था तो उसके अंदर कुत्ते का चमड़ा, बावली, टाचनी, सिंदूर। काफी दिन आए वो मेरे पे केस डाले, सिर्फ रात का खाना मैं घर में खाता हूँ। लेकिन जिस तरीके से वो लोग दूसरों को प्रमोट करते थे वैसा नहीं प्रमोट किए मुझे। आप बांद्रा में आओगे, आप देखोगे हर तबका मुझसे मोहब्बत करता है। तो राजा भाई, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि ये जज्बा आप में कहाँ से और किस वजह से पैदा हुआ? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे ये आपने इज्जत अफजाई दी और काबिल समझा ताकि मैं आपके पास आके इस बात को शेयर कर सकूं। जहाँ तक अब जज्बे की बात करते हो, जज्बे तो बहुत लोगों में रहते हैं, ऐसा नहीं है। जो हमारा मुल्क है और जो हमारा इतिहास है, अंग्रेज़ों के जाने के पहले से, अंग्रेज़ों के वक्त का और आज़ादी की लड़ाई, और उसके बाद जो हम लोगों ने स्ट्रगल करके आज़ादी पाई, उसके बाद से बहुत लोगों में जज्बे हैं कुछ करने के लिए, कौम के लिए, देश के लिए, सोसाइटी के लिए। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं तो रहती है। हमने कभी उस वक्त सोचा नहीं था कि हम इस मकाम पर आएंगे, पॉलिटिक्स में आएंगे, लेकिन वक्त हालात ऐसे कर देते हैं कि वो जो हमारे अंदर जो छुपा हुआ समाज सेवक बोलो या एक सोशल वर्कर या नेता बोलो, जिस तरीके से भी, क्योंकि हमारे वालिद साहब थे, वो भी बहुत खिदमतगार थे। बहुत वालिद साहब भी पॉलिटिक्स से जुड़े नहीं, हमारी फैमिली में कोई पॉलिटिक्स से नहीं जुड़ा है। देखो, एक खिदमत करना, मदद करना, सोशल वर्क करना, उसको हम लोगों ने ये नाम पॉलिटिक्स दे दिया है। मेरा ये कहना है कि अगर अपने को खिदमत करनी है समाज की, कम्युनिटी की, किसी की भी, तो हमको पॉलिटिक्स में आना जरूरी नहीं है। अब ऐसे भी हम एक इंडिविजुअल के हिसाब से कर सकते, हम एक ग्रुप बना के कर सकते हैं, हम एक फाउंडेशन बना सकते, एनजीओ बना सकते, बहुत से प्लेटफॉर्म है। मैं मेरी बात करूं तो ये जज्बा था, और कहीं ना कहीं फैमिली का अंदर जो एक खून रहता है और वो चीज़ आई सामने, तो फिर ईमानदारी से एक बार आए, काम कर रहे हैं। तो राजा भाई, जैसे बचपन के हालात के बारे में जानना चाहूँगा कि वालिद साहब क्या किया करते थे, हालात कैसे थे बचपन के? क्योंकि सबसे पहले ये है कि हम लोग सब यहीं पैदा हुए, हम लोग जितने भाई बहन वगैरह है, हमारे वालिद साहब भी हैं। प्रॉपर मुंबई में? प्रॉपर मुंबई के हम लोग। ये है कि वालिद साहब की प्रॉपर्टीज थी काफ़ी। हम जो छोटे थे, यानी वो दौर में हमें पता है कि वो काफ़ी यानी दानिशमंद इंसान थे। अच्छा। लोगों की मदद करते थे, खिदमत करते थे, बहुत सारा वफ़ करते थे, बहुत सी चीज़ें की उन्होंने। बांद्रा के इलाके में जहाँ पर जूना कत्ल खाना था, स्लॉटर हाउस, वो एरिया में उनका ऑफिस था और उनका काफ़ी सेटअप था वहाँ पर। मुझे याद है उस वक्त जो छोटा था मैं, जो उस वक्त के जो बड़े बड़े फिल्म स्टार जैसे राजेश खन्ना वगैरह जो थे, जो कार्स वापरते थे, तो वो मेरे डैडी शौकीन थे कार्स के, वो कार्स उनके पास थी। अच्छा। और ये ने वो माशाल्लाह कोई ये नहीं था, और बिना किसी पार्टी से, सियासी पार्टी से जुड़े हुए वो करते थे ये सारी बात। हाँ, वो तो इसी तरीके से थे। हाँ, खिदमत। मुझे याद है बचपन के वो कि रमजान में पूरा 1 महीना करीबन 15 ऐसे जो बैठने की खाटें रहती, खाट बोलते हैं ना हमने इंडिया बॉम्बे में, खाटें रहती थी रोजा खोलने के लिए, इफ्तारी के लिए, रोज का। क्या बात। पूरा 30 दिन रमजान का पूरा महीना, सालों साल ये सिलसिला था।
कई लोगों को उन्होंने काम पे रखा था, 15-20 तो उनका स्टाफ था। और ऐसे भी गरीबों को कोई भी चीज के लिए मदद करते थे। कोई आया परेशान हाल में, किसी की शादी है, किसी का एजुकेशन का कुछ है, ये किस साल की बात कर रहे हैं आप राजा भाई? ये मैं 70s की बात कर रहा हूँ। अच्छा, उस वक्त आपकी उम्र क्या रही होगी? मेरी उम्र की छोटा सा था, मैं बहुत छोटे थे। 4 साल का, एक याद रहती है, 4-5 साल का। बेशक, बिल्कुल। 75 की बात तो वो कर टाइम रहा तो फिर हूँ। वालिद साहब को बहुत सारी सियासी पार्टी चाहती होगी हमारे साथ आप भी जुड़ जाओ करके, क्योंकि ये लोग तो ऐसे लोग नहीं, लेकिन वो बहुत गर्म दिमाग के थे। अच्छा। पठान है ना, बहुत गर्म दिमाग के थे। तो वो ऐसा ये सब झूठ लप्पन चप्पन नहीं बात कर सकते। जो वो है कहावत है ना, वो एक सिंसियर थे, जो काम करना है बस, बाकी उनको कोई किसी की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये रहबर का जो सरनेम कैसे पड़ा राजा भाई? रहबर तो नाम है मेरा, अच्छा, आपका ओरिजिनल नाम रहबर है? रहबर खान। अच्छा, और वालिद राजा? का नाम फिर सिराज राजा- खान। राजा नाम कैसे पड़ गया? राजा तो प्यार से बोलना शुरू किए। तो वो एक मुझे याद है, बचपन में जब कुछ शरारत करता या कुछ ऐसी चीजें कर देता था जिसको किसी को उठा के कुछ दे दूं, घर का या सामान कुछ, तो मम्मी बहुत भड़कती थी, बोले इसका नाम जो रखे है ना राजा, इस वजह से ये हरकत करता है। तो ये चीजें थी, और वो नाम प्यार से बोले तो रहबर खान आ गया। रहबर तो नाम है, साथ में राजा आ गया। और वालिद का नाम सिराज खान था। अच्छा। हमारे दादा का नाम शेरदिल खान था। तो ये वो कौन सा पल था राजा भाई जब एक लगा कि यार मुझे कुछ करना चाहिए समाज के लिए? जो हम इलाके में बांद्रा में रहते, बांद्रा एक कॉस्मोपॉलिटन एरिया है, जी जी। और हर तरह का शख्स वहाँ रहता है। फिल्म स्टार लोग रहते हैं, बड़े बड़े कॉस्मोपॉलिटन एरिया है। हर कम्युनिटी वहाँ मिलजुल के रहती है यार, वो आज भी रहती है, कोई ऐसा इशू नहीं है। बचपन में राम जेठमलानी पहले वहाँ के एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फिर शायद 1984 में हमारे राजीव गांधी जी ने सुनील दत्त साहब को टिकट दी थी, तो सुनील दत्त साहब जीत के आए थे। मेरे हिसाब से 2005 तक दत्त साहब थे, और वो दौर ऐसा था कांग्रेस का, यानी अच्छा दौर था। तो ये होते हुए भी कुछ चीजें थी जो हमने नोटिस की कि भाई नहीं, जो चीज ग्राउंड लेवल पे होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही थी। वो ऐसा हो रहा था कि जो उस टाइम के पॉलिटिकल लीडर थे, उनके सामने एक स्ट्रांग ऑपोजिशन नहीं था। कि नहीं, उनको ऐसा था कि भाई ठीक है ना यार, काम करो नहीं करो, वोट हमको ही आएगा, ऑल्टरनेट नहीं रहता है लोगों के पास। मजबूर हो जाता है इंसान, खुद ही जब करना जाता है तो वही जाके वही बटन दबा के आता है, वही ठप्पा मारते थे उस टाइम पे, बैलेट थे, वो हिसाब था। तो काम तो था, जमीनी काम नहीं हो रहा था, लोग परेशान थे, और करप्शन मैंने नोटिस किया था, सबसे इम्पोर्टेंट करप्शन नोटिस किया था। फिर एक चीज ऐसी हुई जिसमें मैं बहुत परेशान हो गया था, यानी एक बहुत दरिया से लग के एक बहुत प्राइम बस्ती थी। अच्छा। है अभी भी हमारे वहाँ, जो बिल्कुल अरेबियन सी बोलते हैं जिसको, माहिम बे, उससे लगकर है। वो बस्ती का नाम सुनील दत्त साहब की बेगम नरगिस के नाम पे बस्ती का नाम रखा। और वहां पर 2004 में अचानक एक दिन आग लग गई, रात में बहुत भयंकर आग लगी, यानी 3/4 समझो बस्ती जल गई पूरी। ये हादसा बोलो या ये साजिश भी की? जी हाँ, वो तो पता चला बाद में कि वो एक पूरी साजिश थी, और काफी यानी उसके अंदर लोग इन्वॉल्व थे। तो ये चीज मुझे बहुत तकलीफ दी। एक यानी आप सोच सकते हो कि वो बस्ती करीबन 1000 घर हो गए उस वक्त, ऐसी बस्ती को आग लगाई गई थी चालाकी से, जिस तरीके से किसी को भेज के खड़े करके लोगों को प्लान करके उस तरीके। तो वो चीज़ मेरे को बहुत तकलीफ दी। तो उसके बाद फिर मैंने थोड़ा तहकीकात करना चालू करा, मालूम किया, तो मुझे हकीकत पूरी मालूम पड़ गई कि ये एक साजिश के तहत जलाई गई, ताकि उन लोगों का एसआरए की स्कीम आगे नहीं बढ़े। क्योंकि वो लोग की बात है, कौन से सन की बात होगी भाई? ये 2004 की बात है, 2004 में 4 और 5 की, हाँ, तो उसी दौरान वो आग लगी थी वहां। हाँ, क्योंकि वो ऐसा था कि उनका काम बहुत आगे बढ़ गया था वहाँ के लोगों का, और उनको रीडेवलपमेंट एसआरए बोलते, जो उसका एनेक्चर होता वो मिलने वाला था, वेरिफिकेशन होके कि भाई ये लोग सब एलिजिबल है, ये नॉन एलिजिबल, वो और एलओआई आने वाली थी, लेटर ऑफ इंटेंट शायद, तो वो रोकने के लिए ये चीज़ की करी। तो वो चीज़ मुझे बहुत तकलीफ दी। और उसके बाद फिर ये चल ही रहा था, तो 2005 में मुंबई में फ्लड्स हो गए, बहुत बारिश गिरी थी, आपको पता होगा ना, क्लाउड बस्ट हुआ था, और पूरा बम्बई पूरा समंदर बन गया था। तो वो चीज़ भी एक बहुत तकलीफदायक थी। वो हालात जो मैंने देखा, जिंदगी में कभी ऐसा सोचा नहीं था कि बांद्रा जैसे इलाके में भी इस तरीके से पानी भरेगा। बोट से लोग वो बोट यूज कर रहे थे, और वो 4-5 दिन वो पानी रुका हुआ रहा। उसके बाद फिर जो तकलीफें हुई, और उस वक्त भी जो तकलीफ हुई, तो कोई वहाँ
यानी मुझे जमीन पे दिख नहीं रहा था काम करते हुए, जिनकी जिम्मेदारी थी वो लोग नहीं कर रहे। तो मैं मेरे एरिया से शुरू किया, अच्छा, जहाँ पे हम रहते हैं करीब में, इत्तेफाक, फिर दोस्त यार के, ऐसे वो बढ़ते बढ़ते काफ़ी बड़े पैमाने पे मैंने वो 8-10 दिन बहुत जोर लगा के प्राइवेटली और बीएमसी को साथ में लिया, उनके लेबर्स और प्राइवेट लेबर्स किया, और सामग्री लग रही थी वो मंगाया मेरे प्राइवेट मेरे पैसे से, लोगों को रिलीफ दे, सब वाटर पंप मंगाया मैंने, काम ऐसा शुरू किया जिससे लोगों को यानी रिलीफ मिला, और वो बहुत ज़रूरी था। और उसके बाद फिर ऐसा मुझे लगा, और ऐसी हालात में जब इंसान के पास कोई जरिया नहीं रहता, उस वक्त अगर जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है, जिनको इन लोगों ने वोट दे के खड़े किया है और अपना नुमाइंदा बना के चुना है, वो अगर उस वक्त नहीं खड़े रहते तो वो चीटिंग है, वो रॉन्ग है। तो उसके बाद से फिर मैं थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेने लगा इसमें क्या होता, हाँ, और फिर मैं रेगुलर उसमें ऐसा हो गया कि मैं रेगुलर फिर प्राइवेट लेबर्स रखने लगा, और वो काम चालू रखा मैंने। जो भी मसले आते थे उसको अपने लेवल पे जितना हो सकता था मैं करता था, मदद करता था लोगों की। तो फिर ये आपने कब सोचा कि आप बाकायदा पॉलिटिक्स में आना चाहिए? नहीं, मैंने उस वक्त भी नहीं सोचा था। 2000 ऐसे होते होते 2007 आ गया। ओके। ऐसा था कि उस वक्त जो एमएलए थे उनसे मेरी बातचीत हुई थी। क्या नाम था उनका? अभी मरहूम बाबा सिद्दीकी, अल्लाह उनकी मगफिरत करे। अच्छा, बाबा सिद्दीकी जी। तो वो एमएलए भी थे, माडा चेयरमैन थे, मिनिस्टर थे, काफ़ी ताकत थी उनके पास उस वक्त। तो जो हालात मैंने देखा तो मैंने उनसे बात किया कि मैं बोला ये जो हालात हुए थे इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई जो होना चाहिए था और जिनकी जिम्मेदारी उन्होंने नहीं की, तो तुम थोड़ा चेंज ऑफ फेस करिए। मैं बोला किसी और को नुमाइंदगी देना, क्योंकि 2007 में कॉरपोरेशन के इलेक्शंस आ रहे थे। तो इस तरीके से फिर मैंने उनसे बोला कि भाई किसी और को देना, मैंने मेरे लिए नहीं मांगा। अच्छा। मैंने बोला नहीं, आप किसी और को दो, क्योंकि मेरे कोई सोचा ही नहीं था, क्योंकि पॉलिटिकली हमारा बैकग्राउंड नहीं है ना, हमारे अंदर पॉलिटिक्स। आज भी मैं एक लोग बोलते मुझ में पॉलिटिक्स नहीं है। मेरा जैसा एक नॉर्मल ये कि मैं कुछ देखता हूँ या मुझे कोई चीज़ पे लगता है कि ये गलत चीज़ है तो मैं रिएक्ट करता हूँ और मैं उस तरीके से जवाब देता हूँ। मेरे दिल में कुछ नहीं होता है, बस वो है कि गलत है तो गलत है, उस पर बोलना ज़रूरी है। अब गलत को सही नहीं बोल सकते या मीठी बात करके उसको जी मैं बोल देता हूँ। तो पॉलिटिक्स का तो कुछ था ही नहीं हमारे अंदर, तो बस वो ये बोला उनसे कि भाई आप दूसरे किसी को दो, बस ये था। पॉलिटिक्स में सोचा ही नहीं था। तो फिर उन्होंने आपको फोर्स किया? नहीं, उन्होंने फोर्स नहीं किया, उन्होंने तो मुझे उनके डायलॉग ने मेरे को ये किया, अच्छा, हाँ, मोटिवेट किया कि ये कैसी बात करे। जो जमीनी हकीकत जो होती है, एक आदमी जब मिनिस्टर बन जाता है तो वो जमीन से हट जाता है, उसको नहीं पता रहता जमीन पे क्या हो रहा है, वो समझता है मुझे सब मालूम है। तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना, हमें जमी के मसाइल पे बात करनी है। बेशक वो तो है। तो उनको ये लग रहा था, तो मैं जब बोला ये बात तो मुझसे अनएक्सपेक्टेड जवाब दिया उन्होंने मुझे उन्होंने कहा आप कौन सी दुनिया में हो मुझे बोलते। अच्छा। बोले ये बंदा जो है, जो अभी मेरा सिटिंग वाला है नगर सेवक, बोले पूरी बंबई में सबसे ज्यादा लीड से जीत के आएगा ये। अच्छा। तो मेरे लिए तो वो शौक था बात कि मैं जो देख रहा हूँ अभी करीबन 1.5 साल से मैं देख रहा था, पब्लिक से बात करता था, पब्लिक आके मुझे बताती थी और पूरी हकीकत तो मैं जान चुका था क्या है क्या नहीं, सही है, और जान चुका था। तो ऐसा था। तो मैं बोला ये क्या बोल रहे हो आपने? बोला आप गाफिल हो। मैं बोला आपको पता नहीं क्या है जमीनी हकीकत? नहीं। बोले तो ठीक है। तो फिर ये एक ट्रिगर था मेरे लिए, एक मोटिवेशन जो था कि मैं बोला यार ये मैं अगर गलत करूं तो मेरे अंदर वो कुव्वत रहना चाहिए कि मेरे को अगर कोई गलती पॉइंट आउट करे तो मेरे को अपने आप को सही करना जरूरी है। मैं जब एक चीज बता रहा हूं और सामने वाला द सीनियर मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का वो मुझे कहता है कि बोले नहीं, उस वक्त थोड़ा सा मेरे को आया कि नहीं, मतलब इनको फिर जवाब देना जरूरी है। इनको हकीकत जब तक प्रैक्टिकली दिखाएंगे नहीं जमीन पे, इनको समझ में नहीं आएगा। तो वो एक मोटिवेशन था। उसके बाद आपने इलेक्शन लड़ा अपने बल पर? जी हाँ, 2007 आ चुका था। तो फिर उसके बाद एक जैसे एक कोर ग्रुप होता है, दोस्त यार होते हैं जो साथ रहते हैं, बैठ के हम लोगों ने डिस्कस किया इसके ऊपर। तो सबका यही राय मशवरा हुआ कि भाई नहीं, अपने को लड़ना चाहिए और तुम्हें लड़ना चाहिए। और बेसिकली कहता था कि मेरा 20-25 साल एक अच्छा करियर था इसका, क्रिकेट का बैकग्राउंड था, स्पोर्ट्समैन का बैकग्राउंड था, काफी लोग जानते थे मुझे, मैं कैप्टन था और काफी यानी बच्चे मेरे अंडर भी खेलते थे। मैं सबको यानी बच्चे गलत लाइन में नहीं जाए तो मैं मेरे साथ जोड़ लेता था। रोज हमारी ग्राउंड में प्रैक्टिस होती थी, 4 बजे हम लोग रोज 4 से 6 बजे तक, 6:30 बजे तक
अंधेरा जब तक होता था हम लोग क्रिकेट ग्राउंड, चाहे बैंड्रा में जितने ग्राउंड है हर जगह वहाँ खेलते थे। संडे को टूर्नामेंट्स होते थे और काफी दूर दूर तक हम लोग जाके, क्रिकेट का इतना क्रेज था तो लोग जानते थे मुझे। अभी एक आपको बात बोलूंगा तो आप सरप्राइज होगे कि आज के जो सिटिंग एमएलए है वो भी मेरी टीम में खेलते थे। अच्छा। जो आज मिनिस्टर है मेट्रो से, क्या क्या नाम? आशीष शेलार। अच्छा। वो भी मेरी टीम में थे, वो इतराफ में ही रहते थे, तो वो भी चीज वो थे, क्रिकेट खेलते थे हम लोग। तो उस वक्त तो कभी सोचा नहीं था ये पॉलिटिक्स में आना। एक दोस्तों के बोलने पर आप? हाँ, तो एक कोर ग्रुप था, उसने हम लोग ने डिसाइड किया कि भाई हाँ ठीक है लड़ना है, तो उसके बाद फिर वो हुआ। यानी इरादा किया आपने इंडिपेंडेंट लड़ने का, या पहले किसी पार्टी से ही लड़ने का? इंडिपेंडेंट। दूसरी तरफ से बड़े कुछ दबाव भी आया होगा आपके ऊपर उस वक्त? नहीं, दबाव नहीं आया, क्योंकि किसी ने सोचा ही नहीं था ना, वो अपने अलग हवा में थे। और पॉलिटिक्स पार्टी कोई क्यों बुलाएगी मुझे? मैं तो एक कोई बड़ा नामचीन यानी कोई पॉलिटिकल इंसान नहीं था, ऐसे जैसे लोग समझते कि भाई बहुत लोग भरते इंडिपेंडेंट, तो वो यही समझे कि भाई चलो और एक भर देगा क्या। तो फिर वो इलेक्शन रिजल्ट क्या रहा था? वो इलेक्शन रिजल्ट ऐसा था कि अल्लाह ने यानी कामयाबी दे दिया हमको। अच्छा। क्योंकि सामने उस वक्त एमपी भी कांग्रेस का था और एमएलए भी, मिनिस्टर था वो भी कांग्रेस का था, और यानी पूरा डिस्पेंसेशन गवर्नमेंट से लेके हर चीज कांग्रेस की थी। उसके अंदर से आवाम ने मुझको चुन के दिया, यानी वो एक बहुत बड़ी होती हिस्ट्री क्रिएट हो गई थी। और उनके लिए भी चौंकाने वाली बात रही होगी कि यार ये एक नया आदमी अचानक से आता इलेक्शन जीत जाता है। जाहिर सी बात है ना, वो तो उनके लिए, फिर उसके बाद उनके कुछ रिएक्शन? उनके लिए तो शॉक था ना वो। हाँ। तो शॉक ऐसा था कि वो कभी सोचे नहीं थे, सपने में भी नहीं सोचे थे ये चीज होगी कि जो इंसान मुझसे कह रहा है कि भाई बम्बई में सबसे ज्यादा लीड से वो सीट निकालेगा और वही सीट चली जाती है, तो वो चीजें बड़ी बात। वो जो बाद में पता चला कि बहुत उनका जैसे एक मीटिंग्स होती है ना, वो हुई थी हारने के बाद, और डिस्कशन हुआ था और बहुत सी चीजें हुई थी, लेकिन वो क्या है, वो जो होना था वो अल्लाह ने जो लिखा था। कौन सा सन था जब फर्स्ट टाइम आप? 2007। 2007 के बाद भी बहुत लड़ाई चली, यानी अच्छा। कैसा था, मैं जब इनको वो किया तो गवर्नमेंट तो उन्हीं की थी जी, और वो 2 बड़े पोस्ट तो उन्हीं के पास थे, तो वो बहुत सताए मुझे। काम नहीं होने देते होंगे। काम की बात तो अलग, काम में तो अड़ंगा डालते ही थे, क्योंकि देखो अभी एक मिनिस्टर में और एक नगर सेवक में फर्क है ना। फर्क है बहुत ज्यादा। जो अधिकारी है वो उसकी सुनेंगे, उसके बोलने पे चलेगी, चाहे वो गलत भी है वो करेगा तो वही वो सुनेंगे, क्योंकि उन लोग को भी अपनी नौकरी का वो रहता है, उनको गुड बुक्स में रहना रहता है। तो वो बहुत तकलीफ आई मुझे, ऐसा नहीं है, काम में भी तकलीफ आई, हर चीज में। फंड्स होल्ड कर दिए जाते थे, मेरे काम में जाके उद्घाटन उन लोग कर देते थे, मेरे प्रपोजल्स। हाँ, ऑफिसर उनको मना ही नहीं कर सकता था। यानी मेरा विजन था, एक मेरे विजन से मैं काम करता था, मैंने कुछ प्रपोज किया, मैंने वो अप्रूव करवा लिया, तब उसका इनॉग्रेशंस रहते हैं, तो वो उसको भाना ऑफिसर ऐसा बना देते थे, अरे ठीक है ना, वो भी एमएलए है, उसने कर लिया, अब मैं क्या करूं, उसने बड़े साहब को हमारे ऊपर बोल दिया, उन्होंने बोला जाओ, नारियल फोड़ दिया जाके उसने। तो यानी कई चीजें हुई ऐसी बहुत। फिर मेरे को यानी मेंटली टॉर्चर तो होता ही था, फिजिकल खबर आई, फिजिकल टॉर्चर का भी लोग ने प्लानिंग किया था, बहुत चीजें, वो क्या बोलते, सुपारी मेरी दी जाती थी। अच्छा। फिर यकीन मानिए आप, कोरियर से मेरे ऊपर यानी वो क्या बोलते, ये गंदा इलम बोलते हैं जिसको। अच्छा। गंदा सिफली इलम, गंदा इलम। राजा भाई 2 मिनट है, कॉफी दे दो ना, कॉफी पीते हुए बात करते भाई। ठीक है। तो कोरियर से भी अनेक कुछ ऐसी चीज आई थी जो ऊपर का किया जाता है। मैं वही कहता था कि सिफली इलम बोलते हैं शायद उसको हम लोग, कि गंदा काला जादू वगैरह को। तो कोरियर से मेरे घर पार्सल आते थे, कोरियर के पैकेट्स आते थे, जो खोला जाता था तो उसके अंदर खोलते थे तो एक जानवर का चमड़ा, यानी कुत्ते का चमड़ा, उसके अंदर बाउली, जैसे बाउली जैसा डॉल, और उसके अंदर टाचनी और सिंदूर और पूरा और भी चीजें सब वो होता था। कोरियर ऐसी चीज है, आप जाके कोरियर वाले को दे दो कुछ पार्सल, ठीक है, वो पैसे ले लेगा आपसे, आप कुछ भी एड्रेस लिखा दो भाई, जहां भेजना है वो एड्रेस वो बराबर लिख लेगा। तो ये चीजें हुई। फिर उसके बाद हम रात को घर आते थे तो काम के सिलसिले में लेट होता था, तो हम जो फर्स्ट फ्लोर पे रहते हम, तो सीढ़ी के ऊपर लींबू टाचनी रहती थी सिंदूर के साथ। तो एक बंदा मुझे याद है, इफ्तिकार करके वो साथ में चलता था
वो आगे हटाता था, फिर मैं चढ़ता था। तो बहुत सी चीजें हुई फिर क्योंकि क्या हुआ था, उन लोगों को हजम नहीं हुई थी, मैंने यानी जो वो मुझे कामयाबी मिली उनको हजम नहीं हुई थी, क्योंकि वो बहुत दिग्गज पॉलिटिशियंस थे। और आज भी, हाँ आज भी यानी उनको हजम नहीं है, ऐसा नहीं है, वो आज भी वो चीजें उनको बर्दाश्त नहीं है अभी भी। ऐसा समझते ना, वो ये नहीं था कि खिदमतगार थे वो, ठीक है यार तुम बराबर नहीं किया, अवाम ने दूसरे को चुन ली, मैंने तो कोई चीटिंग नहीं किया, कुछ नहीं किया, मेरे पे केस डाले, अच्छा, इलेक्शन का पिटिशन डाले मुझके ऊपर कि भाई मैंने गलत तरीके से इलेक्शन जीता हूं। अब एक इंडिपेंडेंट आदमी, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वो लड़ रहा है, सामने उसके दिग्गज पार्टी का सिटिंग जिसकी गवर्नमेंट है, जिसका एमपी है, जिसका एमएलए है, वो आदमी क्या चीटिंग करेगा उनके सामने। बिल्कुल, मंत्री है सामने उनकी पार्टी में, यानी इलेक्शन ऑफिसर्स, पुलिस, सब उनके, हर चीज यानी उनके कंट्रोल में है। लेकिन वो मुझे हैरेस करने को, टर्चर करने को, वो मुझे केस डाला इन्होंने। वो केस, गम्मत की बात ये है कि मुंबई कॉरपोरेशन का ऐसा उसूल है कि जैसे कॉरपोरेटर चुने जाते हैं, उसके बाद जो पार्टी के पास सबसे ज्यादा काउंसलर्स होते हैं उसका मेयर बनता है। सेना और बीजेपी साथ में थी उस वक्त, और कांग्रेस और शायद एनसीपी थी, तो इनके कुछ नंबर शॉर्ट पड़ रहे थे कांग्रेस के, इनको भी मेयर की लड़ाई में थे। तो उस टाइम पे मुझे याद है गुरुदास कामत जी थे मुंबई के अध्यक्ष, तो उनके जो सेक्रेटरी थे मेन, उनके 2 सेक्रेटरी मेन थे उस वक्त, मुझे याद है 3 थे, अमरजीत सिंह मनस साहब और अजीत सावंत और एक वो धर्मेश व्यास। तो अजीत सावंत को उन्होंने मेरे पास भेजा, मुझे बोला कि आप देखो हम लोगों को सपोर्ट करो, आप इंडिपेंडेंट जीते हो। तो मैं बोला मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वैसे भी हम सेक्युलर माइंडेड हैं, हमारे को अंदर तो कोई काम करना था, मुझे पार्टी तो इंडिपेंडेंट जीते, सही है, पार्टी ज्वाइन नहीं करना था, बस खाली उस सपोर्ट करना था मेयर के लिए। देखिए कितनी परिस्थिति थी, मैं बीएमसी में कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा हूं और कांग्रेस के बंदों ने मुझ पर केस डाला है, यानी चैलेंज किया है मेरा। तो ये दोनों चीज साइमल्टेनियस चल रही थी। तो मैंने उस चीज को शायद जिक्र भी किया था गुरुदास कामत जी से कि भाई देखो ये ऐसा है तो ये केस विड्रॉ होना चाहिए ना, अच्छी बात नहीं है। लेकिन वो ढीठ लोग थे और वो चीज नहीं हुई। ठीक है, केस तो हमने कुछ गलत किया नहीं था, तो वो तो इंसाफ मिला हमारे को, बाइज्जत आपके फेवर में बरी हुआ, वो हुआ। अब इतना नहीं चलता उनका, लेकिन तकलीफ, जहर वो मन में उनके, वो गंदगी, जहर अभी भी है, वो दिखता है, हम दिखता। तो ऐसा इस पीरियड में भाई ऐसा कोई वक्त जो बहुत ज्यादा टफ रहा हो आपके लिए, या उस वक्त आपने ये सोचा कि यार काश मैं लाइन में होता ही नहीं, मैं कोई दूसरे कारोबार से जुड़ गया होता? हाँ, ये चीजें आई मेरे जहन में, बहुत बार आई मेरे जहन में, क्योंकि जिस तरीके से ये ऑपोजिशन मेरे साथ यानी सताता था, जो हरकतें करते थे, तो मेरे जहन में आई बात है कि भाई क्या है ये, मैं तो खिदमत करने उतरा हूँ, मैं तो लोगों का काम कर रहा हूँ। यानी आप बांद्रा में आओगे, आप देखोगे हर तबका मुझसे मोहब्बत करता है, बेशक, चाहे वो जैन हो, हिंदू हो, गुजराती हो, कैथलिक हो, मुस्लिम हो, हर समाज के लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, मेरे काम से मोहब्बत करते हैं। और मेरा दरवाज़ा ऐसा है, मेरे ऑफिस का, मेरा दरवाजे पे जो भी बंदा आता है उसकी बात मैं सुनता हूँ, मैं उसका काम समझता हूँ और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि उसका काम करूँ, और अल्लाह मुझे कामयाब करता है ज़्यादा करके। बेशक। तो मेरे अंदर भेदभाव ये सब कुछ नहीं है। तो मैं ये सोचता था कि मैं इतनी खिदमत करता हूँ, मैं लोगों के काम करता हूँ, आज लोगों ने मुझे क्यों चुना, काम करने के लिए चुना, तो मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा जॉब है, फुल टाइम जॉब है। मैं सुबह 8 बजे ऑफिस, 8-8:15 बजे ऑफिस आता था, रात को 11:30-12 बजे जाता था। अच्छा, फिर डेली का रूटीन नहीं? जी, सिर्फ रात का खाना मैं घर में खाता हूँ, दोपहर का खाना तो पता ही नहीं, काम में रहते किधर, कभी खाए कभी नहीं खाए, जो मिले खा लेते, कहीं ठपरी पे खड़े हो गए, मसाला डोसा खा लिया, कहीं वड़ा पाव खा लिया, ठीक है भाई, और सिर्फ रात का खाना घर पे खाते हैं। तो बोलने की बात ये है कि खिदमत करते थे। वो वक्त आया ऐसा कि जो इन लोग इतना सताते थे और ये सब करते थे, मन में आई बात, लेकिन नहीं, फिर मैंने सोचा कि ये जो किया जा रहा है ये मेरे को डिस्करेज करने के लिए किया जा रहा है, कि मेरे अंदर वो ये आए कि मैं अपने आप को सरेंडर कर दूं कि भाई नहीं, चलो छोड़ो, मुझे इस चीज़ों से हट जाना है, पॉलिटिक्स मेरे बस का नहीं है, क्योंकि मैंने इसको पॉलिटिक्स समझा ही नहीं ना। मैं बोला यार मैं तो खिदमत कर रहा हूँ, ये अल्फाज पॉलिटिक्स यूज होता है, लेकिन वो तो खिदमत है। मैंने कभी कोई पोस्ट की लालच नहीं की, कुछ नहीं किया।
उसके बाद फिर बहुत सी चीज़ें हुई, ऊपर वाले ने ऐसे मकाम लाए कि मुझे यानी लड़ना पड़ा। फिर आज तुम यकीन मानो, यानी जैसे उस वक्त दिग्गज ये मिनिस्टर थे जिनका मैं जिक्र किया अभी, वो मिनिस्टर थे। उसके बाद फिर मैं बीजेपी से, इनका भी प्रभाव बढ़ गया था। मेरे साथ 2007 में नगर सेवक थे, अभी जो मिनिस्टर है आशीष शेलार, अच्छा, बीएमसी हाउस में दोनों नगर सेवक थे। काफी जो अभी मिनिस्टर्स बने और एमएलए है वो सब मेरे साथ थे। अच्छा, अमीन पटेल साहब वो थे मेरे साथ नगर सेवक। फिर ये शिवसेना के जितने हैं, सुनील प्रभु जो एमएलए बन चुके हैं, रविंद्र वाइकर, संजय पोटनीस, राहुल शेवाले एमपी बन चुका है। असलम मेरे साथ था, चौथी बार असलम भाई एमएलए बन गया। असलम शेख इधर मलाड के, तो वो मेरे साथ नगर सेवक थे। अच्छा, तो यानी यहाँ पर मुझे ये लोगों ने उलझा के रख दिया। वो जो एमएलए था वो दूसरे को आने ही नहीं देता था। क्या होता है इनके अंदर एक ये आ जाता है कि नहीं, बस हम और हमारे लोग रहेंगे, यानी मेरा परिवार रहेगा, मेरे जो मैं दिन बोलूं दिन, रात बोले रात, वैसे लोग रहेंगे। तो आप सोच सकते हो ना कि आज जैसे असलम भाई चौथी बार एमएलए है, मिनिस्टर बन चुके हैं। राहुल शिवाले मेरे साथ नगर सेवक था, वो एमपी बन चुका है, एमएलए बनने का एमपी बन चुका है। रविंद्र वाइकर एमपी बन गया है। बहुत सारे हैं, ऐसे भी नाम याद नहीं आ रहे मेरे को। ये सब ये मेरे साथ के हैं सब। उस वक्त वो पार्टी से जीतते थे और मैं इंडिपेंडेंट जीता हूं, आप सोच लो। ये बहुत बड़ी बात है हाँ, एक्चुअली। तो लेकिन मैं, इन लोगों ने इस तरीके से होता है कि उलझा देते। और उस वक्त जैसा बैंड्रा पढ़ा लिखा एक कॉन्स्टिट्यूंसी माना जाता है, 177 बैंड्रा असेंबली, जो असेंबली होती है। तो उस वक्त मुझे याद है बाबा सिद्दीकी साहब एमएलए थे और काफी एक्टिविस्ट का वहां पर बहुत ये है, पढ़े लिखे लोग जो एएलएम चलाते, एरिया लोकेलिटी मैनेजमेंट करके, रोड्स की हर एएलएम बोलते हैं उसको। फिर एक्टिविस्ट है जो लोग यानी कुछ भी मुद्दा रहा तो उसको वो उठाते हैं। मीडिया भी बैंड्रा वेस्ट को बहुत कवर करता है असेंबली को। उस वक्त लड़ने के पहले मैं पेपर्स में पढ़ता था, जो लोग थे एक्टिविस्ट थे, वो लोग बोलते थे पॉलिटिकल पार्टी इज बैड। ये उनका रवैया मेरे को याद है 2005-6 में मैं जो पढ़ता था। और एमएलए के ज्यादा करके खिलाफ ही रहते थे वो लोग, वो जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन था, पार्टीज थी, उसके खिलाफ रहते। उसी वक्त 2007 में मुझे याद है जू से, वहां के एक्टिविस्ट, ये जू इलाका है वहां पर सेंटा क्रूज के बाद जू, वहां से एक मूवमेंट चली जहां पर एक्टिविस्ट लोग ने अपना एक नुमाइंदे को खड़े किया 2007 के इलेक्शन में। ओके, डिसूजा करके था, शायद उसका नाम जोसेफ डिसूजा या कुछ ऐसा था। इंडिपेंडेंट उसको खड़े किया, एक्टिविस्ट एएलएम्स मिलके। आप सोच सकते हो पॉलिटिकल पार्टीज वहां रूल कर रही है, एमएलए एक पार्टी का है, कॉर्पोरेटर पार्टी का है, एमपी पार्टी का, उसके अंदर एक्टिविस्ट सब एक होके और उसको खड़े किया गया और वो जीत गया। तो 2007 में मैं इंडिपेंडेंट जीता हूं, वो भी इंडिपेंडेंट जीता है, उसको एक प्रॉपर तरीके से खड़ा किया गया एक्टिविस्ट एएलएम्स। मैं यहां से अपने हिसाब मेरे पास, हाँ, मैं लड़ लिया, मैं जीत गया। जब मैं जीता तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये एक्टिविस्ट मेरा साथ देंगे, इंडिपेंडेंट जीत के आए और मैं काम कर रहा हूं। तो मुझे दिखा नहीं, आस्ते आस्ते, हाँ, मुझे समझ में नहीं आई ये चीज। मैं बहुत काफी लोगों से पूछा, मैं बोले ये जब मैं नहीं लड़ा था तो ये लोग बोलते थे इंडिपेंडेंट को सपोर्ट करना है, इंडिपेंडेंट को सपोर्ट करना है। मैं जब लड़ा इंडिपेंडेंट को ये लोग सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, मैं काम कर रहा हूं, अभी भी मैं बोला ये मेरे को नहीं दिख रहा है। फिर उसके बाद आस्ते आस्ते ये दो ग्रुप्स बन गए, जैसे उनमें भी दो लॉबी, हाँ, दो लॉबी। कुछ लोग कांग्रेस की तरफ थे, कुछ लोग बीजेपी की तरफ थे। अच्छा, ऐसा हो गया। और इंडिपेंडेंट, मैं तो मेरा काम कर रहा हूं, मैं तो खाली इंक्विजिटिव था कि ये क्यों नहीं, वो भी उनका भी कुछ काम आता था, मैं करता था। लेकिन जिस तरीके से वो लोग दूसरों को प्रमोट करते थे वैसा नहीं प्रमोट किए मुझे, वो चीज मेरे मन में आती थी। तो वो दो ग्रुप बन गए थे। तो इलेक्शंस आते थे तो मुझे याद है एक ये एमएलए, सिटिंग एमएलए जो रहता था वो बैंड्रा जिम खाने में, समझो बैंड्रा जिम खाना है हमारे वहां पर दावत रखता था। सब बैंड्रा के एक्टिविस्ट लोग को बुलाया जाता था और वहां डिनर रखा जाता था और एक प्रमोशन होता था कि भाई वो है। और बीजेपी वाला खार जिम खाना में रखता था। अच्छा, तो वहां भी जाते थे लोग, यहां भी जाते थे लोग। बोलने की बात यह है कि पॉलिटिक्स उनमें भी रहता है, सही, एक्टिविस्ट में भी, वो भी एक तरफ वो रहते। यू शुड बी फॉर द वर्क, किसी की साइड नहीं लेना चाहिए तुमको।
लेकिन वो वहां ना कहीं बटे हुए थे वो। हाँ, तो लेकिन वो उसके बाद से वो एक मूवमेंट एकदम वो हो गया 2007 के बाद। वो अभी बाद में देख रहा हूं तो अभी वो डिवाइड हो गए, दो ग्रुप्स बन गए। आज की तारीख में भी दो ग्रुप है और इतने एक्टिव ही नहीं, एक दो है खाली जो एकदम हम कह सकते हैं कि एकदम वो है, किसी की तरफ नहीं है, वो सिंसियरली अपना काम करते हैं। बाकी सब लोग उसके अंदर वो एक ये आ गया है, एफिलिएशन आ गया है, चाहे वो इनकी तरफ या उनकी तरफ, दोनों ऐसा तरफ है। वही मामला। हाँ, तो अभी कोई अपना फाउंडेशन वगैरह भी आपने बनाया हुआ है? फाउंडेशंस तो है ना, अभी तक एजुकेशन आप क्या नाम एजुकेशन फाउंडेशन है, राजा रहबर फाउंडेशन है। तो उस फाउंडेशन के तहत अभी कौन कौन से काम हो चुके हैं? नहीं, काम तो बहुत होते हैं, एज ए म्युनिसिपल काउंसलर भी काम हुए हैं और उसके फाउंडेशन के हिसाब से भी काम। रेगुलर काम कैसा है, ये 365 डेज काम चलता है। अब एक सिविक जो मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ नगर सेवक जो आती है, सबसे पहले वो अव्वल है। जी। मेरे वार्ड तो मैं करता ही हूँ, मुझे बाहर के वार्डों के भी कंप्लेन्स आती है, अच्छा। वो भी अटेंड करता हूँ उनका। मैं ये नहीं बोलता हूँ तुम्हारे नगर सेवक के पास जाओ या तुम्हारे वो जो वहाँ के हैं उनके पास जाओ, ऐसा नहीं बोलता मैं, उनका भी ये कर देता। मेरे लिए प्रॉब्लम ये होता है कि मेरा एकदम एरिया मिक्स एरिया है, जैसे सोसाइटीज है बराबर। और कॉलोनीज है और स्लम्स है, चॉल्स है, हर चीज है, मिक्स है। तो मेरे लिए 24 घंटा भी कम रहता है। हाँ, जाहिर है इतना। और रात को ऐसा होता है कि जब जैसे मैंने फाइंड आउट किया कि दूसरे लोग जाके 10 साढ़े 10 बजे घर पे सो जाते हैं, तो कई बार मुझे तो रात रात भर जागना पड़ता है, चाहे वो हॉस्पिटल के इश्यूज रहे, चाहे पुलिस स्टेशन के इश्यूज रहे, कभी कुछ आग लग गई, कभी कुछ प्रॉब्लम दूसरा हो गया, तो मुझे एकदम अलर्ट रहना पड़ता है, जाना पड़ता है, साइट पे विजिट रहना पड़ता है। रहबर है तो फिर बच्चों के फ्यूचर का भी सोचना है, रहबरी करना, तालीम का सोचना है। क्या होता है, ठीक है, मेरे को उन लोगों ने एक दायरे में रख दिया, एक नगर सेवक, यानी मुझे दबा के रखा गया। पॉलिटिकली बहुत बड़ा खेल होता है ये, लेकिन मेरा विजन अलग है ना। आदमी का विजन जो रहता, तो वो जहां भी उसको मौका मिलता वो अपनी कोशिश से वो लोगों को फायदा करने की कोशिश करता है। राजा भाई, जैसे इतने सारे काम किए आपने, जाहिर है गरीब बस्ती के जो लोग हैं कोई ना कोई जरूरत लेके आपके पास आते ही रहते होंगे, और मेरे ख्याल से सिलसिला तो दिन भर चलता होगा, मैं समझता हूँ। तो कभी कोई ऐसी जरूरतमंद कोई इंसान है जिसको देखकर, इसकी मुश्किल को देखकर आप वो भूल नहीं पाते अभी तक की वो बात को? बहुत सी चीजें होती है। ऑपरेशंस कितने कराए हैं। सबसे पहले जब ये एक स्कीम आई, हाई कोर्ट ने जो स्कीम की थी प्राइवेट हॉस्पिटल्स की। अच्छा। चैरिटेबल हॉस्पिटल्स जितने हैं बॉम्बे में, चैरिटेबल हॉस्पिटल कौन से होते हैं, जिसको गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने या तो जमीन दी है या कोई चीज का बेनिफिट दिया है। ओके। तो वो एक कोर्ट में पिटिशन था। अभी आपको शौक होगा, मैं बोलूंगा चैरिटेबल हॉस्पिटल्स के नाम आपको, तो लीलावती चैरिटेबल हॉस्पिटल है, अच्छा। हिंदुजा चैरिटेबल हॉस्पिटल है, ओहो। राइजा चैरिटेबल हॉस्पिटल है, कोकिला बहन वो चैरिटेबल हॉस्पिटल है, जसलोक हॉस्पिटल, बॉम्बे हॉस्पिटल, ये सब चैरिटेबल हॉस्पिटल है। बताओ। इसकी लिस्ट है पूरी। तो हाई कोर्ट में एक पिटीशन था, उसमें ये था कि भाई 10% बेड्स आपको रिजर्व रखना है इंडिजेंट पेशेंट। इंडिजेंट पेशेंट यानी बहुत गरीब तबका, उसमें एक क्राइटेरिया दिया है कि इतना उनका मंथली ईयरली इनकम होना चाहिए, तो वो इंडिजेंट पेशेंट बनता है। और एक वीकर सेक्शन, उसके थोड़ा और ज्यादा ठीक है, उसकी सैलरीज फैमिली में थोड़ा ठीक है, एक लिमिट है उसकी भी, तो वो वीकर में आएगा। वीकर में 50% बिलिंग और इंडिजेंट में कंप्लीट फ्री। तो 10% बेड उनको इंडिजेंट पेशेंट्स के लिए रखना है और 10% बेड वीकर सेक्शन के लिए रखना है। तो ये चीज जब शुरू हुई, ये ऑर्डर आया, तो उस वक्त से मैं, जो इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि ये जरूरतमंद है, इसका ऑपरेशन हार्ट का है, इसका ब्रेन ट्यूमर है, इसका कैंसर का है, मैं चुपचाप से अपना उनका प्रोसीजर करके उनको मैं, चाहे वो लीलावती हो, चाहे राइजा हो, चाहे नानावटी हो, चाहे हिंदुजा हो, मैं वो कराता हूँ। क्या बात है। अभी फिलहाल का एक केस चालू है, अभी भी फिलहाल चालू है, दुआ कर रहा हूँ बच्ची के लिए। अच्छा। 16 साल की बच्ची है, आसिया शेख करके, शास्त्री नगर में रहती है बेचारी। वो शास्त्री नगर तो वो उसका रीडेवलपमेंट में गया है, तो बिल्डर ने उनको भाड़ा दिया है, तो कहीं भाड़े पे रह रहे बेचारे। उसको ब्रेन ट्यूमर हो गया, तो वो केस मेरे पास किसी ने लेके आया। 16 साल की बच्ची है, स्कूल जाती बच्ची है। तो फिर मैंने उसको इमीडिएटली इमरजेंसी में लीलावती में एडमिट करवाया। वहाँ पर डायग्नोस सब चीज़ हुई, टेस्ट वगैरह हुआ, उसका फिर ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ। बहुत रिस्की ऑपरेशन था। डॉक्टर्स ने पेरेंट्स को बोल दिया था कि आप आस मत लगाना, और अगर वो जिंदा भी रही तो वो यानी वो नहीं रहेगी, वो उसको पैरालिसिस हो जाएगा या कुछ, यानी बहुत दुखद वो थी। तो अल्लाह ने
आसान किया, वो ऑपरेशन हो गया, ठीक है। दुआ मैंने किया, दुआ तो किया उसके लिए, और फॉलो अप पूरा हॉस्पिटल में चल रहा था। ये अभी चालू है केस। होने के बाद फिर उसको 30 रेडिएशन बोला है। अब हाँ, क्योंकि वो चीज है 30 रेडिएशन, ठीक है। तो वो अभी 30 रेडिएशन करनी है। अब रेडिएशन, अभी मैं भी इतना वो नहीं हूं कि मैं इसको वो रेडिएशन, अब रेडिएशन नानावटी में पहले स्कीम के थ्रू होता था, नानावटी ने वो स्कीम रेडिएशन की बंद कर दी। अब टाटा में, अब फिलहाल हमारी जद्दोजहद चालू है टाटा में उसको रेडिएशन कराने की। एक रेडिएशन उसका हो गया है 3 दिन पहले, अभी मंडे को शायद सेकंड रेडिएशन, ऐसे 30 रेडिएशन कराना है। 30। तो ये एक, मैं इसलिए बता रहा हूं तुमको कि ये ऐसे केसेस बहुत किया हूं मैं। करने वाली जात अल्लाह की है। अल्लाह ने मुझे बिठाया है, ऊपर वाले ने बिठाया मुझे लीडर बना के, रहबर बना के, और मेरा दरवाजा खुला है तो लोग आते हैं मेरे पास। मुझे बैठा हूं तो आ रहे हैं, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं किस तरह से हेल्प करूं। और ऐसा है कि भाई मेरे में अंदर कभी कोई लालच नहीं है, कुछ नहीं है। देखो, किसी की गिबत करना, लेकिन ऐसा भी है कि वहां ये स्कीम को यूज करके लोग पैसा कमा रहे हैं। एक दुकान खोल के रखे, जो अपने आप को समाज सेवक बोलते, लेकिन वो दुकान करके पैसे लेते। जैसे एस्टिमेट लिया जाता है डॉक्टर से कि भाई 3 लाख रुपए का ऑपरेशन है। नॉर्मल आदमी जिसको कुछ नहीं मालूम 3 लाख का ऑपरेशन, डर जाता, कहां से लाऊं 3 लाख रुपए, मिडिल क्लास वाला। तो लोग उसको बोलते भाई वो ऑफिस में जाओ, वो लोग करते, तो वो जाके बोलते तो ठीक है, बोले मैं 1.5 लाख में कर दूंगा। समझ रहे आप बात को? 3 लाख से 1.5 लाख हो गया, बोले पूरा करके दे दूंगा। तो इंसान बोलता ठीक है यार, बात करता है, ओके भाई ठीक, 1.5 नहीं 1.25 में कर दे, ठीक है चलो कर दे। तो वो स्कीम फ्री की है, लेकिन ये पैसा कमा। तो हमने कभी वो सब चीजें हमारे अंदर नहीं, उल्टा हम लोग उसको दवाइयां ववाइयां भी दिला के दे देते हमारे पास से। और ये तो वैसे बहुत काम है, गिनाने जाऊंगा तो पूरा बैक वो करना पड़ेगा। और एज ए नगर सेवक तो जैसे अभी इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताता, बहुत जरूरी था। बांद्रा वेस्ट इतना इंपॉर्टेंट एरिया है, जैसे मैंने बताया, सेलिब्रिटीज रहते हैं, बड़े बड़े दानिशमंद रहते हैं। हमारे पास बांद्रा वेस्ट में ना शमशान था ना कब्रिस्तान था। हाँ, तो मैं पूछने ही वाला था बात, ये बहुत बड़ा काम था। सिमेट्रीज बहुत है, क्योंकि क्रिश्चियन चर्चेज है, स्कूल्स है, तो उनके साथ सिमेट्री उस वक्त से, वो जब ब्रिटिशर्स थे उस टाइम से उनको अलॉट हुई वो ट्रस्ट को, स्कूल्स को, तो वो है। शमशान और कब्रिस्तान नहीं था। बांद्रा ईस्ट में हमको जाना पड़ता था, हमको किसी को क्रिमेट करना है या दफन करना है, तो पूरा करीबन 3 किलोमीटर है वो। गेटी गैलेक्सी थिएटर है, उसके पीछे रेलवे लाइंस है, उसके पीछे शमशान है, और उसके पीछे कब्रिस्तान। यानी ऐसा अगर जाए तो पूरा बांद्रा एसवी रोड होते हुए घूमते हुए जाना है, फिर वो नौपाड़े का रोड है, फिर ब्रिज क्रॉस करना है, और उसके बाद वो नौपाड़े का रोड काफी यानी गंदगी फैली हुई रहती थी, वहां से ले जाना है। तो करीबन 3 किलोमीटर वो जनाजा लेके जाना पड़ता था, या भी जो गरीब आदमी है वो एम्बुलेंस कर नहीं सकता है। मैं 2009-10 से वो चीज को प्रपोज कर रहा था। अच्छा। हाँ, उस वक्त ये कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है, मीटिंग्स होती थी, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, मिनिस्टर से मिला, वहाँ के सेक्रेटरी से मिला, प्रपोजल, लोकेशन भी मैंने बताया कि ये लोकेशन है, मुझे यहाँ चाहिए, क्योंकि ऐसा लोकेशन चाहिए जो इजी हो, और लैंड भी ओपन मिलना चाहिए। तो वो लैंड भी मैंने देखा ओपन, और उसको प्रपोज किया। 14 तक तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो काफी अच्छा वो पॉजिटिव चल रहा था। 14 के बाद ये बीजेपी गवर्नमेंट आई तो वो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। गैप 16 में मैं रुका ही था, तो किसी ने PIL फाइल कर दिया। तो PIL मैंने पढ़ा, तो उसके अंदर वो था कि भाई हाँ ठीक है, कब्रिस्तान चाहिए, सिर्फ ये था। तो फिर उसके अंदर मैं घुसा PIL में इंटरवेनर बन के, और फिर मैंने ये कब्रिस्तान और शमशान को बांद्रा वेस्ट में, अच्छा, हाँ, कोर्ट से ऑर्डर हुआ और वो चीज कराया, और वो भी काफी वो लैंड भी हैंड ओवर हो चुकी है। अभी वो फाइनेंस फंड्स का अरेंजमेंट हो रहा है, सब वो बनाना पड़ेगा इंप्रूवमेंट करके, अलग अलग 3, एक शमशान, एक कब्रिस्तान और एक सिमेट्री। अच्छा। तो ये चीज, और ऐसे लोकेशन पे आई है, वो प्राइम लैंड, एकदम दरिया सामने है। हाँ, बहुत बड़ी बात। वही जमीन आगे का हिस्सा भी अदानी को दिया है लोगों ने, गवर्नमेंट। तो अब सोच सकते हो वो कैसी लैंड पे मैंने प्रपोज किया था, क्योंकि अगर वो लैंड उस टाइम पे नहीं प्रपोज करता तो ये लैंड भी अदानी को दे देते थे। डेफिनेटली ये था, तो वो एक चीज हो गई, वो बहुत बड़ा काम हो गया। हमारे लीलावती के बाजू में एक रिसर्च सेंटर का वो था, पोदार का रिसर्च सेंटर था, उधर एक रिजर्वेशन था मैटरनिटी होम का। अच्छा। ये बहुत कम लोगों को पता था, मुझे पता था। तो वो मैटरनिटी होम पोदार रिसर्च वाले को बना के देना था BMC को। ये BMC का है, जैसे कब्रिस्तान शमशान भी BMC का है, मैटरनिटी होम भी वो BMC का
उनको देना था बना के, तो बना तो दिए थे वो लोगों ने, वो बंद पड़ा हुआ था, तो मैंने वो करके कोविड के टाइम पे वो चालू करवाया मैंने। वहां सब पेशेंट्स को एडमिट करते थे, कोविड वालों को एक सेंटर बना दिया। सेंटर जब बना उसके बाद फिर मैंने देखा ये मैटरनिटी होम का इस पर रिजर्वेशन है, मैटरनिटी होम तो बहुत सारे हैं, तो मुझे हमेशा से प्रॉब्लम था कि डायलिसिस का हमारे पास इशू था। बांद्रा में डायलिसिस सेंटर गरीब के लिए नहीं था, है ना, बहुत दूर जाना पड़ता था, या पैसे वाले, होली फैमिली महंगा है, लीलावती महंगा है, और भी जो प्राइवेटली होते वो सब महंगे है, तो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास नहीं अफोर्ड कर सकता, और किडनी के एलिमेंट्स बहुत हो गए थे, बहुत डायलिसिस के केसेस आ रहे थे। तो मैंने इंसिस्ट किया कि भाई आप इसको, बीएमसी को ये किया भाई हमको यहाँ पर डायलिसिस का ही सेंटर चाहिए। वो काफी बड़ा है, तो उसके अंदर मैं बोला तुम एक फ्लोर मैटरनिटी के लिए यूज करो, लेकिन डायलिसिस। तो अभी देखो ये तरीका देखो बीएमसी का, 2022 तक मेरी वाइफ यानी आपकी भाभी नगर सेविका थी, उसके बाद 3.5 साल ये लोगों ने इलेक्शन नहीं किया, अब जाके वो चीज हमारी अप्रूव हुई, मेरा प्रपोजल, और वहां पर डायलिसिस सेंटर अप्रूव हो गया, और उस दिन उद्घाटन भी हो गया। अब बीएमसी प्राइवेट पार्टनरशिप में एक मुक्ता करके अच्छा फाउंडेशन है, उसको दिया गया है, तो वहां बांद्रा में हमारे लीलावती के बिल्कुल कॉमन वॉल है। बहुत बड़ी बात है। फिर और एक चीज की है हमने, जो चीजें यानी बीएमसी से जुड़ी, मैं बीएमसी का नगर सेवक तो हम वही कर सकते जो बीएमसी से जुड़ी हुई चीजें। स्टेट गवर्नमेंट तो मेरा इतना सुनेगी नहीं, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज नेता लोग हैं सब, वो अपने हिसाब से। उसके बाद हमने ये देखा जब इस चीज में आए कि भाई बांद्रा के अंदर वेस्ट में मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास के कोई फैसिलिटी नहीं है बीएमसी की स्विमिंग की। शिवाजी पार्क जाना पड़ता था जो काफी दूर है, दादर में है, तो बांद्रा से शिवाजी पार्क जाना, रोज जाना, या जब भी नॉट पॉसिबल, आज की हेक्टिक जिंदगी जो है, लाइफ, इंसान वो काम पे जाता है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है। दूसरी बात, पूरे बांद्रा में करीबन 20 स्कूल है और कॉलेजेस है, इतराफ में ही है करीब में, लेकिन एक स्विमिंग की फैसिलिटी नहीं थी हमारे पास, तो बच्चे स्विमिंग से महरूम हो रहे थे। कई बच्चों को स्विमिंग ही नहीं आता आज की तारीख में, ये जो नया जनरेशन आए हैं, बहुत ये स्विमिंग से महरूम हो गए हैं। और स्विमिंग ऐसी चीज है, फिजिकल फिटनेस के लिए भी अपने को जरूरी है, और फ्यूचर में अपने को पता नहीं कब उसकी जरूरत पड़ जाए, तो वो चीज जरूरी। तो वो मैं 2009-10 से मैं वो इंसिस्ट करते करते वो चीज को आया कि अब जाके बीएमसी ने, वो मुझे उस वक्त वेट करने बोली थी कि फंड्स का प्रॉब्लम था, तो हमारे वार्ड में AK वैद्य प्लेग्राउंड है, उसके अंदर रिजर्व करे जगह, और अभी काम शुरू हो गया, टेंडर निकाल के कॉन्ट्रैक्टर का काम चालू है, स्विमिंग पूल का काम हो रहा है। बताओ, तो ऐसी और भी चीजें हैं। तो ये बड़ी बड़ी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ जी, एक विजन चाहिए। अभी मेरे को वहां पर जरूरी जो चीजें, कम्युनिटी हॉल नहीं है। आप सोच सकते हो जो लोग 20-25 साल हुकूमत किए, वोट लिए पब्लिक के, अभी ये 2-3 चीजें मैंने बताया आपको, ये जरूरी चीजें थी, बेशक बहुत जरूरी चीज थी। मैं छोटा आदमी हूं, नगर सेवक एक छोटा होता है। जब तुम्हारी गवर्नमेंट है, जब तुम्हारा पूरा डिस्पेंसेशन तुम्हारा है, MP MLA सब चीज तुम्हारी पूरी पावर है, तो ये चीज होना चाहिए, तो ये नहीं हुई है। कम्युनिटी हॉल नहीं है, आप सोच सकते हो। हमारी शादियां जोगेश्वरी में हो रही है आज की तारीख में, बांद्रा से सबको जोगेश्वरी आना पड़ रहा है। जोगेश्वरी में बहुत सारे हॉल है, उधर नहीं है, उधर है हॉल, जैसे छोटे हॉल है, वहां बकर कसाई जमात है, हमारी बड़ी एक बिरादरी है जो कुरैशी जमात है, उनकी जो ट्रस्ट है बांद्रा बॉम्बे मस्जिद मॉस्क ट्रस्ट है, उनके है स्कूल है, बांद्रा उर्दू स्कूल है, कॉलेज है, उसमें ही बड़ी मस्जिद उनकी है, जामा मस्जिद जो है उनकी ट्रस्ट की है। जमात खाना था जहाँ शादी होती थी, वो हॉल उनका है, तो वो उनकी तरफ से है। सरकार एक आवाम के लिए जो एक पॉलिटिकल लीडर्स का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो नहीं हुई है। आज महात्मा गांधी हॉल है वहां पर तालाब के सामने, उस वक्त वो ट्रस्ट जो भी वो बापू देशपांडे करके थे, उन्होंने वो ट्रस्ट को लिया था, और वो ट्रस्ट के थ्रू उनको अलॉट हुई थी वो जगह, उन्होंने हॉल बनाया। वहां ऊपर एक डिस्पेंसरी भी चलाते हैं, वो तो एक्सपायर हो गए, लेकिन वो हॉल इतना महंगा है, कुछ समझ में नहीं आता है कि भाई अगर वो बीएमसी की जमीन पे है, चैरिटेबल इसके थ्रू आपको मिला है, रिजनेबल होना चाहिए। तो अभी मेरा एक प्रपोजल, मैंने जो डीपी बन रहा था, जब उस वक्त डीपी में भी मैंने डाला था कम्युनिटी हॉल के लिए, लोकेशन के साथ डाला था मैंने। बांद्रा में MTNL है, उसके बाजू में एक बीएमसी की जगह था, 1000 मीटर की जगह है, 1000 स्क्वायर मीटर्स की जगह है, हाँ। तो वहां पर मैंने प्रपोज किया था बांद्रा MTNL के बाजू में, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट हुआ था, पूरी जो कमेटी बैठी डीपी की, जो
वो वो रहते, उन लोग ने ओके कर दिया था। लेकिन जब वो यूडी में गया मंत्रालय में फाइनल साइन के लिए, तो वहां पर किसी ने उसको उड़ा दिया। अच्छा, तो वो मेरे पास है, तो वो लड़ाई मेरी जारी है। जरूरत पड़े तो मैं कोर्ट में भी जाऊंगा, क्योंकि वहां बहुत जरूरी है। मेरा ये बीएमसी का लैंड है, कम्युनिटी हॉल रिक्वायरमेंट है, नॉमिनल रेट 1,000 रुपए में वो हॉल मिलना चाहिए। 1,000 रुपए किसी को भी है। सही है, सही। काफी बड़ी 1,000 स्क्वायर मीटर यानी 10,000 फुट की लैंड है वो। उसके ऊपर एफएसआई मिलेगी, तो नीचे हॉल, फर्स्ट फ्लोर पे हॉल, दूसरी चीजें भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो वो एक मेरा एक ये है। पार्किंग का बहुत इश्यूज है हमारे इधर। जैसे इतना डेवलपमेंट हो रहा है, बैंड्रा रिक्लेमेशन जो है, जो दरिया को भर के बनाया गया, उसको बैंड्रा रिक्लेमेशन बोलते हैं। तो वो जो पट्टा है जहाँ लीलावती हॉस्पिटल है और ये सोसाइटीज है, और अभी जो अदानी को जमीन दी गई है, और गवर्नमेंट क्वार्टर्स है वहाँ पर, ओएनजीसी के हैं, रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर्स के हैं, मंत्रालय में काम करते तो उनके हैं, पुलिस वालों के हैं। तो माडा ने अभी ऐसा वो लाया है कि बहुत ज्यादा एफएसआई दे रही है बिल्डर्स को। अच्छा, 13-14 एफएसआई दे रही है प्लॉट के ऊपर। तो वो बड़े बड़े टावर्स आ रहे हैं वहां पर अभी, 30 माला, 32 माला। ऑलरेडी वो रोड इतना कंजेस्टेड है, क्योंकि लीलावती हॉस्पिटल है वो रोड पर, रंग शारदा होटल है, आईएएस स्कूल है, और भी बहुत सी चीजें हैं। तो कुछ भी प्रोग्राम होता तो रोड पे गाड़ियां खड़ी रहती। हो जाता सारा मामला। अब वो सोसाइटीज भी गाड़ियां वहीं रखती है रोड पे। जो लोकल वहां पर बस्तियां हैं, वो लोग भी टेम्पोज वगैरह, रिक्शा वो लोग चलाते, वो भी रखते। तो वो केसी मार्ग इतना कंजेस्टेड है, और एके वैद्य मार्ग, ये 2 रोड इतने कंजेस्टेड हो गए। तो मैंने वो वहां पर रंग शारदा के सामने ही 1980 में लोगों ने सुनील गावस्कर को एक लैंड दी थी क्रिकेट एकेडमी बनाने के लिए। अच्छा, अच्छा, अच्छा। उन्होंने उसके ऊपर कुछ एक्टिविटी नहीं करी, फिर उनकी लाइफ चेंज हो गई, शायद वो कमेंट्री वगैरह में लग गए। तो वो एकेडमी शायद उनको जरूरत नहीं थी अभी। तो काफी साल के बाद वो 2023 या 24 में उन्होंने लिख के दिया कि भाई, लास्ट रिमाइंडर माडा ने दिया कि भाई आपको लैंड का क्या करना है। अच्छा, तो उन्होंने लिख के दिया कि मुझे नहीं चाहिए। ओके। जैसे मुझे पता चला तो मैंने प्रपोजल डाल दिया पब्लिक पार्किंग का। लेकिन बदनसीबी ये है कि जैसे ये मैं डाला, उसके 15 दिन 20 दिन बाद पेपर में मैंने पढ़ा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो कैबिनेट मीटिंग थी, उसके अंदर वो अजिंक्य रहाणे को, क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे को उठा के वो दे दी, एकेडमी बनाएगा वो। तो पता नहीं ये लोग, बैंड्रा में हम लोग रहते, हम लोगों को तकलीफ है। वो नहीं दे। अभी ये एकेडमी, ऑलरेडी इतनी एकेडमीज चल रही है, बैंड्रा वेस्ट की इतनी प्राइम जमीन, उसको गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र उठा के अजिंक्य रहाणे को देती, जबकि हमारा रिक्वायरमेंट है वहां पे, मेन रोड टच और वहां चाहिए। बहरहाल राजा भाई, मैं एक बात ये बोलूँगा, जैसे मैंने ये भी सुना है कि एक वक्त ऐसा आया था जब आप और आपके मिसेस इलेक्शन में खड़े हुए इंडिपेंडेंट, और दोनों चुन के आए। उस टाइम ऐसा क्या जादू किया था आपने, ऐसा क्या क्या हो गया था, ऐसा कैसे माहौल बन गया? देखो, सबसे पहले तो ये कि ये चीज़ ऐसी है कि पूरे मेरे हिसाब से मुंबई कॉरपोरेशन, जब से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ये हुए, इलेक्शंस होते, आज तक कभी नहीं हुआ कि दोनों हस्बैंड वाइफ इंडिपेंडेंटली जीत के आए हो। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैं हैरत कर रहा हूँ कि कैसे हुआ था ये सब, अचानक चमत्कार ही था एक तरह से। तो इसमें ये चीज़ मैं करेक्ट कर दूं आपको कि ये दोनों साथ में नहीं हुए, यानी मैं पहले हुआ हूँ, फिर वो बाद में हुई। हाँ, हाँ। ऐसा है। अच्छा। तो ये चीज़ ऐसी होती है कि भाई, ये रिजर्वेशन जब आता है कि ये एरिया रिजर्व हो गया लेडीज के लिए, अब लेडीज को लड़ना है तो ठीक है। तो जो चीज़ है, मेरी मेहनत है, मैंने काम किया हूं, मेरा विजन है। एक होता है विजन, होता है जिसमें टाइम लगता है वो विजन को फुलफिल करने में। तो मेरा ये था कि भाई ये कंटिन्यूटी रहना चाहिए। तो लेडीज होने के बाद, फिर मेरी वाइफ तो हाउस वाइफ थी, वो कभी ये नहीं थी, बच्चों को और घर देखती थी, लेकिन वो जरूरी हो गया था उस वक्त, तो उसको फिर मैंने इंडिपेंडेंट खड़ी किया। और अल्लाह ने इज्जत रखी, बड़े बड़े सुरमा थे सामने, लेकिन अल्लाह ने कामयाबी दी। तो इतने लंबे सफर में राजा भाई, जैसे जी बहुत सारे लीडरान से भी आप टकराए होंगे, बहुत बड़े बड़े दिग्गज सब। तो इनमें से कोई ऐसा भी रहा था जिसने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया हो आपको? वर्षा गायकवाड़, उन्होंने सबसे ज्यादा सपोर्ट कर ही रही है अभी तक। अच्छा। लेकिन वो लेट, बदनसीबी है कि लेट आई ना। 24 में आई वो हमारे वहाँ। ओके। वो अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से थी, और धारावी से वो वहाँ पर उनकी डैडी थे एकनाथ जी, वो एमपी थे, फिर ये वर्षा ताई एमएलए थी, तो वहाँ पर वो था। लेकिन ये 24 में ऐसा हुआ कि इनको हमारे क्षेत्र से, नॉर्थ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट बोलते जिसको, वहाँ से दिया गया उनको टिकट। हम लोग साथ में फिर काम किए, और बहुत, यानी बड़ी स्टोरी है वो भी। उनको हराने की बहुत कोशिश की गई, यानी पैसा बांटा गया था, यानी जो उनका कोर वोटर
है उनको कि भाई आप आराम करो, सो जाइए, इलेक्शन के दिन बाहर नहीं आना है। लोग ये नहीं बोल रहे थे उनको कि भाई बीजेपी को वोट दो, उनको एक तरीके से कि भाई तुम वोट मत डालो, आराम करो। इनके सामने उज्जवल निगम खड़े थे जो लॉयर थे, बड़े सुप्रीम कोर्ट और ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के लॉयर थे, और पूरी साथ में बीजेपी थी लगी हुई, और कुछ लोग जो कांग्रेस छोड़ के गए थे। जो चीज हमारी रह गई कि किस तरीके से पैसा बांटा गया वर्षा ताई को हराने के लिए, मैंने बताया आपको, मैं गवाह हूं, मैं एकदम शॉक हो गया था। यानी और ऐसे भी नहीं, जो लोग यानी साथ में घूम रहे वो इन्वॉल्व है, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। वो तो बड़कपन है वो वर्षा गायकवाड़ जी का, कि वो उस चीज को उनको अभी भी खड़े करती है। मुझे बर्दाश्त नहीं होता, मेरे को याद आता है वो दौर, वो वक्त याद आता है। मैं जैसा वो चीज सामने वो दिखते मुझे याद आता है। इतनी बड़ी लड़ाई में उतरे, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन चालू है, लोकसभा, आप देखते हो कैसा दौर था। हम दूसरे कैंडिडेट के सामने लड़ रहे उसको गिराने के लिए, और दुश्मनी होती है, क्या क्या नहीं होता है ना, बहुत सी चीजें होती है। पॉलिटिक्स आज की तारीख में क्या हो गया है, तो उसमें हम वो कर रहे हैं, और ये खेल खेला इन लोगों ने, खेल लिया, और वो ओपन कर दिया, मैंने एक्सपोज किया। और अभी जो कुछ है वो भी थे मिले हुए, मुझे तो सब मालूम है पूरी कहानी। इज्जत देने वाला ऊपर वाला है, लेकिन जो मेरा क्षेत्र था और जो मेरे दायरा था, बांद्रा खार सांता क्रूज, तो उसमें बहुत हमने मेहनत की, और बहुत लोगों को पर्सनली जा जाके घर में समझाया वर्षा ताई के बारे में, उनके काम के बारे में, क्योंकि वो धारावी से थी। तो बांद्रा खार सांता क्रूज के लोग ज्यादा उनको यानी वाकिफ नहीं थे, नाम सुनते थे, बड़ी लीडर है, लेकिन एक ये होता है ना कि लोकली जो तुम्हारा बंदा आके, तो वो तरीके से बहुत पर्सनली हर समुदाय को जाके समझाया मैंने। उनका साथ दे रही हो यानी मेरा साथ दे रही हो, यानी ऐसा ये चीज करके अल्लाह ने कामयाबी दिया, और वो आज है, देख रहा है सामने, काम कर रही है। मैंने आज तक जितना साल से मेरा पॉलिटिकल कैरियर है, मैंने इतने मोर्चे में नहीं गया हूं जितने मोर्चे उन्होंने हमको घसीट के लिए, यानी बुलाती है तो जाना पड़ता है, और यानी रोड पे, धूप में, बारिश में, हर तरह के से। आज कांग्रेस कमजोर है, बीजेपी पावर में है, लेकिन वो कोई मुद्दा छोड़ती नहीं है। उनको जो लगता है कि ये गलत हुआ है, उनके सामने जब डिटेल्स आ जाते हैं, तो वो चीज के ऊपर वो उठाती है, और उस चीज को वो प्रोटेस्ट करती है, उस चीज को पब्लिक के सामने लेके आती है, हर तरीके से, बोल के, इंटरव्यू दे के, जमीन पे उतर के, एजिटेशन करके, मोर्चा निकाल के, प्रेस में बोल के, जैसे भी उनसे जिस तरीके से। वो चीज इसलिए जरूरी है कि वो चीज हिम्मत देती है लोगों को कि आज भी हमारे लिए कोई है, जो इफेक्टेड लोग हैं उनके लिए है। बहुत कुछ सीखने मिल गया ये छोटे से वक्त में। 24 में वो आई है जीत के, और अभी 25 चालू है, लेकिन उसने जो तरीका काम का बताई हमको, काम तो हम कर ही रहे थे, लेकिन कभी संगठन में नहीं थे, कभी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं थे पार्टी के, तो उन्होंने फिर अभी मुझे पोस्ट भी दिया। अच्छा, यानी मैंने तो कभी मांगा नहीं उनसे, उन्होंने खुद से मेरे को मुंबई का वाइस प्रेसिडेंट बनाया। आगे देखते हैं कैसा है। और आपने जो पूछा दूसरी बार, हाँ, कि बहुत से नेताओं के साथ, तो मेरा सिलसिला नेताओं के साथ यानी पहले से ऐसा हो गया कि मेरा तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड था नहीं, और अल्लाह ने इसमें उतारा तो ठीक है, कामयाबी दिया। उसके बाद सब दिग्गजों से ही मेरी लड़ाई हुई है, सब मिनिस्टर्स, क्योंकि जो भी बांद्रा का एमएलए बनता है, 15 साल वो पहले थे, वो भी मिनिस्टर थे, अभी वाला है वो भी मिनिस्टर है। बीच में फिर मैं बांद्रा ईस्ट असेंबली से लड़ा, तो वहां तो बाला सावंत थे, वो भी बहुत दिग्गज थे। उसके बाद एक्स सीएम के सामने लड़ा, नारायण राणे के सामने। अच्छा। बोलने की बात ये है कि ये सब यानी ऐसे ही लोग से टकराए, और जंग मेरी सब इनसे ही हुई। तो अभी तो ऐसा हो गया और ढीठ हो गया हूं एकदम। यानी वो चीज ऐसी है कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, जिधर तुम बोल दो जाके लड़ लूंगा, कोई नहीं, पॉलिटिकली लड़ लूंगा जिधर मंगता ये ठीक। मेरे लिए दिक्कत क्या आ गई थी, देखो तकलीफ ये है, मैं तो अपना नगर सेवक हूँ, मैं करता हूँ काम, मेरे जो काम है सिविक काम है, बीएमसी के जो काम है, और लेकिन यहाँ पर कई जगहों में बांद्रा में ऐसे थे कि लोगों के डेवलपमेंट के इशू थे, बिल्डर लगाए गए थे, और बिल्डर लगाने वाले भी नेता ही हैं जो पार्टनर्स थे उनके साथ। मेरा कोई उसमें लेना देना नहीं था, मैं अपना काम करता था, मेरा गटर का, पानी का, नाले का, स्कूल का, ये आग लग गई वो देखना, ये देखना, ये रास्ते का, वो सब मैं मेरा बराबर करता था। लेकिन ऐसा आ गया वक्त 23 में, एक जगह पर और भी आ रहे हैं अभी वक्त, तो वहां पर ऐसा हो गया कि अचानक लोगों को ऊपर
एक आफत जैसी आ गई। 20-20 साल जो काम हुआ नहीं, अचानक बोले अभी काम शुरू होने वाला है, आपको खाली करना है। और एनेक्शर बना हुआ है 2002-3 में। एनेक्शर उसको बोलते हैं जो प्रूफ करता है कि इतने लोग रहते हैं, इसका घर एलिजिबल है, इसका अनएलिजिबल है। अच्छा। तो ये सब चीजें 20-20 साल पुरानी जो उस वक्त में ये लोगों ने किए थे, वो अभी मेरे टाइम पर अच्छा ये लाई जा रही है। 2022 मार्च तक कॉरपोरेशन का टर्म था, कॉरपोरेटर का। उसके बाद फिर कई लड़ाइयां हुई मेरी जमीन पे, वो बिल्डर से हुई। प्रोजेक्ट बहुत पुराना, नए पार्टनर्स को लिया गया, सब मिल गए, पॉलिटिकल पार्टी सब मिल गई थी। मैं इंडिपेंडेंट पब्लिक के साथ खड़ा हूं। लड़ा, मैं बहुत लड़ा, अंजाम तक पहुंचाया मैंने। अच्छा। तो बात ये होती है कि 20 साल अगर आपने काम नहीं किया है और तुम बारिश में आके बोलते हो, लोगों को नोटिस देते हो कि खाली करो, जुलाई अगस्त का महीना जो होता है, स्कूल चालू हो गए, फर्स्ट बारिश शुरू हो गई है, तुम जो रेंट देते हो 18,000 20,000, बैंड्रा वेस्ट में उसमें घर नहीं मिलता है। सवाल ही नहीं। जो आदमी शिफ्टिंग करेगा उसको दूर जाना पड़ेगा, यानी मालोनी, नाला सोपारा, ये लोकेशंस पे जाना पड़ेगा, तो उनको घर मिलेगा वो रेंट में। डेवलपर जो रेंट देता है, टेम्पररी रेंट देता है ताकि बिल्डिंग बने, फिर वापस लाएगा, वो पैसे में उनको घर नहीं मिलता है, तो वो दूर जाते हैं। उसमें मेरे को ज्यादा दिक्कत क्या होती है कि बच्चों का स्कूल खत्म हो जाता है। बच्चे बैंड्रा में स्कूल में जा रहे हैं, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, कोई बीएमसी स्कूल में पढ़ रहा है। अब वो बच्चों को जब तुम यहां से वहां जाना पड़ेगा पूरी फैमिली, तो वो वहां से नाला सोपारा से इधर स्कूल के लिए माँ बाप नहीं ला सकते। इट्स नॉट पॉसिबल। सवाल ही नहीं पैदा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मैं ये बोलूंगा कि मिनिमम अगर आपको ये स्लम्स की स्कीम्स कराना है तो एटलीस्ट मिनिमम 35,000 तो रेंट देना ही चाहिए। बैंड्रा वेस्ट के तुम स्लम्स को दूसरे एरिया के स्लम से कंपेयर नहीं कर सकते हो। मैं अगर बैंड्रा वेस्ट में रहता हूं और मेरा स्लम अगर आपको डेवलप करना है, आते हो, तो मुझे, मेरे बच्चे, मेरे कारोबार, मेरा हर चीज बैंड्रा वेस्ट में है, मेरा बच्चों का स्कूल भी बैंड्रा वेस्ट में है, तो मेरे बच्चे स्कूल में यही जाएंगे। तो मुझे वो पैसे आप जो दोगे उसमें मुझे बैंड्रा वेस्ट में ही ऑल्टरनेट अकोमोडेशन मिलना चाहिए, टेम्पररी। बिल्कुल। अगर वो नहीं मिलता है तो वो इनह्यूमन जुल्म है। वो कुछ लोगों का ये कहना था कि हमारे घर सर्वे नहीं हुए उस वक्त, और उस 2003 में बोले वो सर्वे हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ है, 2023 आ गया है, उसमें कुछ बदमाश लोग थे, कुछ का जो 15-20 लोग जेन्युइन थे जिनका छूट गया था, लेकिन बाद में इस मौका देख के लोग फायदा उठाते हैं। तो 2011 में गवर्नमेंट ने एक जीआर निकाली थी कि भाई 2011 तक कट ऑफ डेट रहेगा। अच्छा। उसका बेनिफिट उठाने को कई लोगों ने दिमाग चला के रखा था, तो वो भी चीजें थी, लड़ाई थी, खाली जगह थी, वहां पर उन लोगों ने ये कर दिया था कि भाई हमारा बाकी है, झोपड़ा बना दिया और दरवाजा लगा दिया। कुछ लोग थे, ऐसे नहीं, ज्यादा नहीं थे, कुछ थे जो चालाक रहते हैं। तो काफी चीजें हुई, लड़ाई हुई, बिल्डर से हुई, नेताओं से हुई, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। तो यानी जब उतर जाता हूं मैं तो फिर देखता नहीं हूं पीछे, पूरा मेरे पैसे से, मेरे खर्चे से वकील किसी से एक पाई नहीं लिया गया। लड़ाई की, नया एग्रीमेंट, सर्वे करवाए, नया एग्रीमेंट, 1.25 साल वो चीज को खींचा, पूरा बच्चों का स्कूल खत्म हुआ है। बिल्डर को लास्ट में ये हुआ, बैठ के लोगों को पूछा कि भाई खत्म करो ये चीज को, क्या आपका क्या मांगे है। वो तो एग्रीमेंट नया था, ताबा पत्र नया था, भाड़ा बढ़ाया गया, हर महीना हर साल 10% बढ़ेगा, वो किया गया, भाड़ा उसको वहां जमा करना पड़ा एसआरए में। सर्वे जो लोग का पेंडिंग था वो हुआ, अभी एलिजिबिलिटी बाकी है, उसने प्रॉमिस किया है मैं करूंगा, रुक जाओ थोड़ा टाइम दो, बड़ा प्रोजेक्ट है वो, तो बोले वो एलिजिबिलिटी करूंगा। तो ऐसी लड़ाई थी, उस तक भी बहुत टेंशन था। तो राजा भाई अभी मैं पूछूंगा, अभी जो इलेक्शन होने जा रहे हैं 2025 में, तो इसमें क्या इरादा है आपका? देखो, इरादा तो ये है कि जो इसके पहले एमपी जो इलेक्शन हुआ था 24 में, उसके बाद 6 महीने बाद एमएलए इलेक्शन आया था। जैसे मैं वर्षा गायकवाड़ जी के साथ था और कांग्रेस का साथ में जुड़ गया हूं, तो मैंने क्लेम किया था एमएलए की टिकट। अच्छा। जो रिजल्ट आए थे वर्षा गायकवाड़ के, उसके हिसाब से हमको ये सीट जीत जाना चाहिए थे एमएलए की। वर्षा गायकवाड़ जी के जो लोकसभा इलेक्शन में हमारी बैंड्रा असेंबली 177, बैंड्रा, खार, सांता क्रूज वेस्ट का जो रिजल्ट आया था, उस हिसाब से जो एमएलए इलेक्शन आया हम लोगों को जीत जाना चाहिए था। लेकिन अफसोस। तो अभी इसमें आपका इरादा है इस बार खड़े होने का? देखो, अभी जो चीज ऐसी है कि बीजेपी की गवर्नमेंट है, शिंदे साहब की गवर्नमेंट है, अजित पवार की गवर्नमेंट, एमएलए बीजेपी का है, एमपी हमारी कांग्रेस की है,
जमीन पे जुड़ के काम करने वाले बहुत कम लोग बचे हैं। बेशक, बिल्कुल। कई लोगों ने कई लालच में पार्टी छोड़ के चले गए, उनको ऑफर दिया गया, जो मांझी नगर सेवक थे वो भी चले गए, लेकिन मैं और मेरी वाइफ डट के खड़े रहे, आज तक इंडिपेंडेंट थे और फिर कांग्रेस के साथ अभी जुड़े और साथ में हैं उनके। तो जरूरी है मुझे वापस इसमें आना, सिस्टम में। आपको इलेक्शन के टाइम पे बहुत सारे कार्यकर्ता दिख जाएंगे, लेकिन जमीन पे लड़ाई करने के लिए और लोगों के हक दिलाने के लिए कोई नहीं दिखेगा। मैंने ये 1.25 साल में मैं जो लड़ा, रोड पे लड़ा, न्यूज में जाके लड़ा, घर घर वो किया, पुलिस से धक्के खाए, डंडे खड़े, बहुत सी चीज, बिल्डर लॉबी है, साथ में सब नेता थे, तो वो चीज तो होनी है ना कि कौन है ढाल, इनका ढाल बन के कौन है, ये है। तो ये अंजाम तक पहुंचे, इनको इनका घर मिलना जरूरी है वहीं पर। तो वो लड़ाई लड़ने के लिए मुझे कोई दिखता नहीं काबिल वहां पर है। ठीक है, वर्षा है हमारे साथ, वर्षा हमारी बॉस है जमीन पे। अब वर्षा का क्षेत्र इतना बड़ा है, प्लस मुंबई की प्रेसिडेंट थे वो जी, तो वहां पर बांद्रा असेंबली में वहां कोई नहीं है जो ये लड़ाई अंजाम तक ले जाए और लोगों को अपना हक दिलाए जहां पर उनको प्रॉमिस किया गया है। वो जरूरी है मेरे को सिस्टम में आना, मैं सिस्टम में रहूंगा तो ये सब चीज अच्छे से करके लूंगा। और मेरा ऑफिस ऐसा है कि कोई किसी को इंतजार नहीं करना पड़ता, कोई भी आ सकता है। तो अभी काम तो करना है, जिंदगी भर काम करना है। बच्चे बड़े हो गए, बच्चा भी अभी माशाल्लाह दोनों बच्चे ये है मास्टर्स कर लिए, लड़की ने भी मास्टर्स करी, दूसरे लड़के ने भी किया, तीसरा वाला जो है किसमें, बिजनेस एनालिटिक्स में किया है, उसने एचआर में की है। एक बच्चा लॉ कर रहा है, ग्रेजुएशन हो गया उसका, अभी लॉ कर रहा है, 2nd ईयर में है। उसको यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी भी दे दिया है, इलेक्शन लड़ा हो और वोटिंग से आया, जनरल सेक्रेटरी बन गया यूथ कांग्रेस का। ये बोलने की बात है कि ये इसमें उतरे है तो ये समाज सेवा करनी है, जब तक हम आते वो तो करते ही रहेंगे। और ये है कि भाई ईमानदारी से करना है, सबसे खुदा का खौफ रहना चाहिए, ये ऊपर वाले का डर रहना चाहिए कि मैं अगर कहीं बैठा हूं और मुझे कोई नहीं देख रहा लेकिन अल्लाह देख रहा है, ऊपर वाला बैठा वो देख रहा है। ये चीज होना बहुत जरूरी है और वो खुदा खौफ मुझ में है, बहुत अच्छी बात, समझे। और कई चीजें होती है, पॉलिटिक्स होता है, कई लोग अपने को गिराने देखते हैं। आज 2006-7 से अब तक इतना बड़ा मेरा कैरियर है पॉलिटिक्स में, इंडिपेंडेंट ही था, आज तक मैं कोई पार्टी, कांग्रेस की पार्टी टिकट से लड़ा नहीं हूं, कभी मेरे ऊपर दामन पे दाग नहीं लगा है करप्शन का। लेकिन चंद दिनों में कुछ लोग जो मेरे ऑपोजिशन हैं और कुछ लालची लोग कुछ ऐसे जबरदस्ती कुछ बातें ऐसे फैलाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बना के डाल दिए, कुछ भी, कुछ कोई बुलवा दिए। तो कुछ लोग हैं ऐसे जो बहुत चालाक है, यानी पॉलिटिक्स में हम है लेकिन पॉलिटिक्स वो खेलते और वो अपने वफाद के लिए, अपने फायदे के लिए सब करते। इलेक्शन तो लड़ेंगे हम इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। सिस्टम से प्रॉब्लम ये है कि अभी 15 साल उस वक्त का एमएलए था, ये एमएलए जो इसका भी 15 साल हो गया, तो 15-30 साल हो गए। तो आदमी दूसरे जो केपेबल लोग रहते वो गटर साफ करते रहो, बस वो उसमें गटर पानी में रह गए, बस 15 साल उसने वो कर दिया। 15 साल तो 15-30 साल, 30 साल में मैंने आपको साबित कर दिया, मेरे पास कब्रिस्तान नहीं था, मेरे पास शमशान नहीं था, मेरे वहां पर मेरे बच्चों के लिए स्विमिंग पूल नहीं था, किडनी का सेंटर नहीं था, बिल्कुल जमीन मेरे सामने वो मैदान थे, मैं खेलता था, बड़ा हुआ वहां पर। 117 एकड़ माडा की लैंड थी, आस्ते आस्ते अडानी को दे दी गई, कहीं ओबरॉय आ गए, कोई क्या है, वैसा चल रहा है सब। अभी जैसे बताया पार्किंग का अजिंक्य रहाणे को दे दिया गया, कम्युनिटी हॉल करना है, अभी वहां से वो कचरे का सेंटर बनाए वहां पर, बताओ, सूखे कचरे का, उसको हटाना है मुझे। रिजर्वेशन सेंटर कचरे का डाल दिए 1000 मीटर, जहां कम्युनिटी हॉल का प्रपोज किया था। तो मैं अगर 30 साल की उम्र में नगर सेवक लड़ता हूं, 5 साल में नगर सेवक रहता हूं, 10 साल रहता हूं, 40 का हो गया, तो ये 2 एमएलए तो 15-30 साल ये निकाल लिए, तो 70 साल तो हो गए। और तो आदमी के 80 साल में एमएलए की टिकट मांगेगा और जो दूसरे लड़ते हैं वो छोड़ते ही नहीं, वो खुद वापस घड़ी घड़ी टिकट मांगते हैं। हर इंसान अपने इसमें लगा कि इसको आगे कितनी बढ़ने देने। जी। आप देख लीजिए, मैं छोटा था, आप भी छोटे थे, एक एरिया में आप बड़े हुए होंगे, आपके एरिया में हर त्योहार मनाया जाता था, बेशक 10 साल पहले, 50-40 साल पहले, 30 साल पहले जी,
हंडी फोड़ी जाती थी, दही हंडी, गणपति बिठाया जाता था, बाकायदा। मुहर्रम का वाज होता था, मुहर्रम का शरबत बनता था। आज की तारीख में ये पूरा कमर्शलाइज हो गया है। सब नेता लोग ने इसको हाईजैक कर लिया है। हम आपस में पैसे निकाल के उस वक्त प्रोग्राम्स करते थे हाँ हाँ, मोहल्ले सब- के। हाँ, सब लोगों से आज की तारीख में काम नहीं कर रहे लोग, क्या करते हैं, ग्रुप्स को स्पॉन्सर करते हैं, दही हंडी के बड़े बड़े प्रोग्राम रखते हैं, डीजे लगा के हीरो हीरोइंस को बुलाते हैं, और वो जो मंडल है, वो सब जितने मंडल आते हैं हंडी फोड़ने, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, सब खुश हो जाते हैं, उनको भी रकम मिलती है, वो करते, उनके बेस पे वोटिंग लेने की कोशिश करते हैं। सेम चीज मुहर्रम के लिए हो गया, दूध बांटने का, फिर वो किसी को अजमेर बस में भेज दो, किसी को शिरडी भेज दो। हम अगर एक एमएलए बने हैं या हम कॉर्पोरेटर बने हैं, हमारा काम है काम करना। ये लोग पूछते नहीं ये पैसा कहां से लाया तुमने, हर चीज के लिए पैसा लगता है। तुम इतना बड़ा स्टेज का प्रोग्राम लगता है और हीरो हीरोइंस आते, हीरो हीरोइंस ऐसे ही नहीं आते, तो ये पब्लिक नहीं पूछती। यंगस्टर्स लोग रहते हैं, उनको एंजॉय करना है, उनको मिल जाता पैसा, और वही उनका फिर वोट लिया जाता है। उनको ये लगता है ये हमको अच्छा पैसा देता है तो इसको ही वोट डालना है। हमारे प्रोग्राम्स भी अच्छा मंडल को कोऑपरेट करता है, हमको मंडल देता है। तो मैं एकदम वोकल हूं इस चीज के लिए। क्यों वोकल हूं? कि मैं देखता हूं, मैं काम कर रहा हूं, मेरे में और काम करने का जज्बा है, मैं नॉन करप्ट हूं, पैसा नहीं है मेरे पास। मेरे को नजदीक ही नहीं आएंगे ये मंडल लोग सही है। कि मैं देता ही नहीं हूं कुछ। ये चेंज हो गया है, ये चीजें कहीं ना कोई हमको सोचना चाहिए ना। और वो यंगर्स को समझना बहुत जरूरी है इन चीजों को, जिसको जेनजी कहा जा रहा है आजकल, जैन जी, वो बहुत जरूरी है उनको समझना। तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया राजा भाई, आपने इतना वक्त दिया भाई, और शायद मैंने आपको बहुत ज्यादा बोर तो नहीं किया, या आपका ज्यादा नहीं, वक्त तो नहीं बोर लिया। बोर की बात नहीं है। मेरी बातों से तुमको लगा होगा कि ये बात दिल से करता है। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो मैंने जैसा आपको कहा कि मेरे में नेतागिरी अभी तक नहीं है, तो मेरे को इसी तरीके से रखिए ऊपर वाला, बेशक कि मैं, मेरे को फीलिंग्स हो लोगों जज्बा की, मेरी लोगों की फीलिंग्स होना चाहिए मेरे अंदर, कि मैं इंसान हूँ, तो इंसान का दर्द मेरे को समझना जरूरी है। दुआ करो, इंशाल्लाह, और जब तक है इंशाल्लाह काम करते रहेंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे राजा रहबर साहब। नाम की तरह उनका काम भी है, और एक बेलौस खिदमतगार जिसको आप कह सकते हैं, वो अभी भी अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और लगे हुए हैं। और हम सब मिल के दुआ करेंगे राजा भाई के लिए कि वो जो मकसद लेकर उठें, अल्लाह उन्हें उसमें कामयाब करे, और वो कौम की खिदमत इसी तरह से करते रहें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं किसी और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अपने भाई अकरम खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं वापस।